और एनडीटीवी की मुहिम लगातार जारी है। लगातार ये शिकायतें मिलती हैं कि स्कूल मनमाने तरीके से फीस को बढ़ा देते हैं जिनका कोई आधार नहीं है और अभिभावकों को परेशान होना पड़ता है। इसी पर बात करने के लिए दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनडीटीवी पर। और जो पहला सवाल है वो यही है कि स्कूलों की फीस बढ़ाने का आधार क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसकी शिकायतें मिली हैं। क्योंकि अभी भी कितना प्रतिशत सरकारी स्कूल फीस बढ़ा सकते हैं इसको लेकर तो गाइडलाइन है, लेकिन प्राइवेट स्कूल कितनी फीस बढ़ाएंगे इसको लेकर के कोई गाइडलाइन नहीं है। इसको लेकर सरकार का रुख क्या है? दिल्ली में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था 1973 के एक्ट के मुताबिक चलती है, जहां स्कूल्स को अपनी ऑडिटेड अकाउंट्स देने होते हैं दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को, जहां पर हर साल उनकी एक इंस्पेक्शन होनी ज़रूरी है। मगर दुर्भाग्य ये है, तथाकथित शिक्षा क्रांति के जनक लोग जो अपने आप को कहते हैं उन्होंने क्रांतिकारी शिक्षा व्यवस्था खड़ी की है, जो खुद ही अपना गाल बजा बजा कर ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया पिछले 10 साल में, हमने फीस नहीं बढ़ने दी। आपको जानकर हैरानी होगी, हर स्कूल के ऑडिटेड अकाउंट्स मंगाने की जगह केवल 1670 में से 75 स्कूल के अकाउंट मंगाए जाते थे जी। तो कैसे वो लोग निर्णय करते थे, क्या करते थे, इसके संदर्भ में कोई रिकॉर्ड, पिछले रिकॉर्ड खंगालने पे पता चलता है कि आज तक है ही नहीं जी। ये तो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने एसडीएम के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है जो हर स्कूल की ऑडिटेड रिपोर्ट इकट्ठा कर रही है, संकलित कर रही है जी। ये ऑडिटेड रिपोर्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दिल्ली शिक्षा सुनिए पहले मेरी बात बोलिए। दिल्ली पहले मेरी बात पूरी। ये ऑडिटेड रिपोर्ट दिल्ली के शिक्षा निदेशालय की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। 3-4 साल का लगातार पिछले 10 सालों की रिपोर्ट हो, 3-4 साल की रिपोर्ट और वर्तमान रिपोर्ट को मिलाकर जांचा जा सके क्या स्कूल प्रॉफिटेरिंग तो नहीं कर रहा, शिक्षा का बाजारीकरण या कमर्शियलाइजेशन तो नहीं कर रहा। ऐसा कोई भी व्यवस्था पिछले 10 सालों में शिक्षा निदेशालय में नहीं थी। मगर गाल बजा बजा के दावा किया जाता है हमने ये कर दिया, वो कर दिया। पिछले वर्षों का मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जवाब दिया, पिछले वर्षों का इतने लंबा इतिहास उपलब्ध है कि हर स्कूल ने फीस बढ़ाई है। एल्कॉन जैसे स्कूल को कई करोड़ रुपए, लगभग 15 करोड़ रुपए एक्सेस पाए जाने के बाद फीस बढ़ाने की अनुमति दी गई। सब आर्बिट्ररी तरीके से रिश्वत अंडर द टेबल लेकर करने का मौका दिया जा रहा था। जी, अब बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपकी नई सरकार आई है, आप जांच कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब बात किताबों पर आते हैं, किताबों की बात करते हैं। किताब बाहर से खरीदने के लिए बच्चों पर दबाव बनाया जाता है। और रही दूसरी बात, एनसीईआरटी किताबें सस्ती हैं, अगर वो खरीद लें तो 5 से 6 गुने का दाम में अंतर आ जाता है। इसको लेकर भी कोई नियम होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, हम तो 27 साल बाद दिल्ली की सरकार में आए हैं। सही बात है। तो जो लोग शिक्षा की क्रांति, ये कोई आज से तो कहानी हुई नहीं है। बताइए, आप अपने परिवार, अपने परिजनों से पूछिए, उनके बच्चों के साथ ये परेशानियां होती रही। आज मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, मगर पिछले 15 साल पहले ये परेशानी हमें भी आती थी, मगर किसी ने इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। वर्तमान सरकार ने, हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार ने, में शिक्षा निदेशालय ने ये ऑर्डर जारी किए हैं कि इस तरीके से खरीद के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। करने पर केवल सिविल कार्रवाई नहीं, दंडनात्मक कार्रवाई बीएनएस की धारा में की जाएगी। और आप देखते जाइए, हमारे पास जो शिकायत आ रही है उसके अंतर्गत स्कूलों के ऊपर बीएनएस की धारा में गिरफ्तारी तक की कार्रवाई होगी। ये हमने की है, ये कोई रातों रात 50 दिन में हमने लाकर व्यवस्था नहीं खड़ी कर दी है। ये व्यवस्था जिन्होंने खड़ी की है उनको इसका जवाब देना चाहिए। 10 साल से जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, हम शिक्षा क्रांति के जनक हैं, उनको जवाब देना है। हम इसमें सुधार कर रहे हैं, उनकी फैलाई हुई गंदगी को समेटने का काम हम कर रहे हैं। जी, लेकिन मजाक तो तब है ना सर, जब किताब तो छोड़िए, ड्रेस तो छोड़िए, इस स्टेशनरी तक अपने हिसाब से स्कूल खरीदवा रहे हैं।
कई लोगों ने कहा स्कूलों ने गुलाम बना रखा है, मनमानी कर रहे हैं और अभिभावक उन्हें उनके सामने आवाज तक नहीं उठा पाते। वक्त बदला है, 27 साल बाद हमारी सरकार आई है, थोड़ा समय दीजिए हमें। आपको बहुत जल्द आपकी यह विचार और सोच और जनता को भी इसमें आमूलचूल परिवर्तन दिखेगा, उनकी भी सोच बदलेगी। अब मैं अभिभावकों की सुरक्षा और रक्षा की बात पर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। अधिकतर अभिभावक आवाज डर कर नहीं उठाते हैं और उसके पीछे की वजह जो है वो यह है कि लगता है कि उनके बच्चों को टारगेट किया जाएगा। और उदाहरण के तौर पर पिछले दिनों लाइब्रेरी में बंधक बनाया गया बच्चों को, यह ताजा उदाहरण है। क्या कोई ऐसी पॉलिसी हो सकती है जो बच्चे और उसके माता पिता की पहचान को छिपाकर भी कानून अपना काम कर सके? डीपीएस द्वारका के संदर्भ में ये चर्चा आई है और ये मामला और पिछले 4 साल से ये मामला चल रहा है। ये मामला कोई आज पहली बार नहीं है साहब। 2021 से उन बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे पास मैंने अपने पत्रकार वार्ता में 60-70 पेज की प्रेस कटिंग दिखाई थी। पिछले 4 साल में पेरेंट्स ने आकर मुझे मिले हैं और जो पेरेंट्स मुझे आकर मिले हैं उन्होंने आंखों में आंसू लेकर मुझे ये कहा कि मंत्री जी, आप पहले अधिकारी और मंत्री हैं जिन्होंने 5 साल में हमसे मिलकर हमारा दर्द समझने की कोशिश की है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संवेदनशीलता। सवाल हमसे इसलिए पूछा जाता है क्योंकि हमारे पास उन लोगों की तरह बड़ा इकोसिस्टम नहीं है। हम अरबों रुपए प्रचार तंत्र पर नहीं खर्चते हैं। पिछले 10 साल में किसी ने शिक्षा क्रांति के तथाकथित जनक मनीष सिसोदिया, शिक्षा क्रांति की पुरोधा तथाकथित पुरोधा आतिशी मरलीना से यह सवाल नहीं पूछा है, क्योंकि पत्रकारों का और चैनलों का और अखबारों का बहुत बड़ा बहुत दबाव रहता था। सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चे होते थे विज्ञापनों पर। इसलिए बहुत सवाल उनसे नहीं पूछा। 4 साल पुरानी चीज पर हमने दिल्ली के शिक्षा इतिहास में पहली बार डीएम के नेतृत्व में, अभी हमने एसडीएम के नेतृत्व में हर स्कूल में अकाउंट्स इकट्ठा करने के लिए भेजा और डीपीएस द्वारका में डीएम के नेतृत्व में हमने कमेटी बनाकर भेजा है। हम संवेदनशील हैं, इस समस्या का हल चाहते हैं। हम स्कूल प्रशासन को भी पूरे सम्मान के साथ सुन रहे हैं। स्कूल प्रशासन हमारे इस कार्रवाई के बाद हमारे खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ कोर्ट भी गया है। हमने वो डीएम की रिपोर्ट भी मंगाई है, उस पर भी स्टडी कर रहे हैं। जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है हम उस पर जरूर करेंगे। देखिए, आप खुद कह रहे हैं ये बात कि जो स्कूल प्रशासन है वो सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट गया है और अपनी बात आप दमदारी से कह रहे हैं, इससे उम्मीद जगती है। लेकिन उससे आगे का सवाल यह है कि दिल्ली के निजी स्कूलों पर यह भी आरोप लगता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं, जबकि ये सरकारी फायदा लेते हैं। थोड़ा बहुत नहीं, ये आप जानते हैं, बहुत फायदा लेते हैं और सरकार की ही बात नहीं मानते हैं। तो क्या सरकार अपनी बात इनसे नहीं मनवाना चाहती? मैं आपको यहां एक विश्वास दिलाता हूं जी, आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के प्रत्येक अभिभावक को, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, हमारी सरकार का और हमारे शिक्षा विभाग का पहली प्रायोरिटी विद्यार्थी की वेलबींग, उसको बेहतर शिक्षा में अच्छा वातावरण, बिना दबाव की शिक्षा, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है और हम उसे कर दिखाएंगे। ये जो हमारा विपक्षी दल जो 50 दिन में हमसे सवाल पूछकर इन गलत चीजों को कवर फायर दे रहा है, उसको हम बहुत ज्यादा दिन चलने नहीं देंगे। दिल्ली के माता पिताओं को, दिल्ली के बच्चों को मेरा पूरा कन्विक्शन के साथ ये वादा है, उनके हित, उनकी वेलबींग, उनके इंटरेस्ट, ऑल्दो वी आर ए न्यू गवर्नमेंट, बट ये हमारी पहली पक्का रिजॉल्व है, इट इज आवर फर्म रिजॉल्व कि उनका इंटरेस्ट पहले देखा जाएगा। जी। अरे एक और शिकायत लोगों ने की, जब हम लोगों से बात कर रहे थे इस मुहिम के तहत, तो लोगों ने कहा कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है
और इस वजह से हम बहुत महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। मतलब एक गरीब, एक सामान्य आदमी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। इसके लिए भी कोई सामान्य पॉलिसी बनेगी क्या, जो आम आदमी के हित में हो, एक सामान्य आदमी के हित में हो? देखिए, अभी हमने पहले बजट में 60 सीएम श्री स्कूलों की घोषणा की है। ये बजट इम्प्लीमेंट होगा तो मैं पक्का विश्वास से कहता हूँ 1 साल बाद आप जैसे मीडिया के बंधु हम पे पैरवी किया करेंगे। इन 4 बच्चों की सीएम स्कूल जनकपुरी में दाखिला करा दो, इन 4 बच्चों का सीएम श्री आर.के. पुरम में दाखिला करा दो। इतने अच्छे स्कूल बनने वाले हैं। देखिए, ये डिमांड और सप्लाई का खेल है। 27 सालों में 2005 से, विशेष तौर पे 2005 से 2020 के बीच में केवल 140 नए स्कूल बने हैं और उसमें से भी 114 स्कूलों की कार्रवाई, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, उसका सब कुछ 2015 से पहले हुआ जी। तथाकथित शिक्षा क्रांति के जनक वाली सरकारों ने केवल और केवल 25 नए स्कूल 10 साल में बनाए हैं। ये डिमांड और सप्लाई का खेल है जी। जैसे जैसे व्यक्ति का सामर्थ्य बढ़ता है उसकी अपेक्षा रहती है, उसका मनोविज्ञान है, मुझे जो नहीं मिला वो मैं अपनी अगली पीढ़ी को दूं। तो सबसे पहले उसे शिक्षा, उसको घर में अच्छे साधन, उसको अच्छी सुख सुविधाएं देने की व्यक्ति कोशिश करता है। अगर वही सुख सुविधाएं हम सरकार के तौर पर उपलब्ध करा दें, देखिए सब बेकार की बातें 10 साल होती रही। आज से 30 साल पहले क्या दिल्ली से लोग आईआईटी में पास नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे। आज से 25 साल पहले क्या दिल्ली में लोग सरकारी स्कूलों से मेडिकल में नहीं जाते थे? यहाँ अब भी जाते, तब भी जाते थे जी। मगर अब मनोविज्ञान से खेलते हुए अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। और इसलिए थोड़ा समय दीजिए, हमारे सीएम ये डिमांड सप्लाई के खेल को भी मैनेज करेंगे। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि नए स्कूलों की घोषणा हो रही है और आपने अच्छी बात कही कि लोग आएंगे और ये कहेंगे कि स्कूलों में दाखिला मिलना चाहिए, अच्छे स्कूलों में जो गरीब लोग हैं वो भी पढ़ा सके। लेकिन आखिरी सवाल अब मेरा आपसे है, उन अभिभावकों के लिए आपका क्या संदेश है जो इन स्कूलों से डरे हुए हैं, परेशान हैं? उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनको आप क्या आश्वासन देंगे? हमने हर डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन के कार्यालय पर एक हेल्प डेस्क बनाया है। उस हेल्प डेस्क में अपनी शिकायतें वो दर्ज कराएं। विश्वास रखें, ये नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। किसी को भी जो आपके बच्चों के भविष्य के साथ, उनके मानस के साथ, उनके बचपन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये सरकार किसी को नहीं बख्शेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सूद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद, जो कि अभी नए शिक्षा मंत्री बने और कह रहे हैं 27 साल बाद हमारी सरकार आई है, थोड़ा सा वक्त हमें दीजिए, हम लोगों के हित में काम करेंगे, बच्चों के हित में काम करेंगे और हम इस पूरे माहौल को बदलने की पूरी कोशिश करेंगे।